नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टाई ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हुई तो बोकारो थर्मल प्लांट होगा बंद, डीवीसी के एडिशनल डायरेक्टर की ठेकेदार को चेतावनी। बोकारो में 101 चौकीदारों की पारण परेड, डीसी एसपी ने ली सलामी। कुमारदुई में जर्जर भवन बना मौत का जाल, छत गिरने से मजदूर की मौत, एक घायल। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांडे गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार। और जामताड़ा में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिले के करमाटांड़ में जबरन मुखिया पति जगदीश रानी द्वारा 2 वर्ष पूर्व बने पीसीसी पथ को काटकर आवागमन अवरुद्ध करने की शिकायत लेकर डीसी कार्यालय स्थानीय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा से संबंधित शिकायत दर्ज कराई और जगदीश रानी द्वारा मार्ग अवरुद्ध को बनाने की मांग की और पूरे मामले पर जानकारी देते हुए अधिवक्ता रमेश राय ने बताया कि उक्त भूखंड सरकारी है, जिसका मौजा करमाटांड़ नया खाता है, जो कि आनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गलत ढंग से इसकी जमाबंदी कायम कर दी गई है। वहीं स्थानीयों की शिकायत पर अंचल अधिकारी सहित स्थानीय थाने की टीम भी मौके पर पहुंची और वस्तु स्थिति का आकलन किया और जगदीश रानी को कागजात लेकर कार्यालय बुलाया। वहीं पूरे मामले पर अंचल अधिकारी ने बताया कि जमीन सरकारी है या रैयत, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन किसी भी जमीन पर सरकारी फंड से अगर पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है तो उस पर किसी भी प्रकार के कार्य बिना अनुमति के नहीं बनने चाहिए। दामोदरपुर कल्याणी नगर जो कि करमाटांड़ होते हुए जगदीश पब्लिक होते हुए एक आम रास्ता, सरकारी रास्ता जो है पीसीसी रोड ढलाई किया हुआ है, उसको जो है करमाटांड़ के जगदीश रवानी बोल के है, जो कि अपने आप को मुखिया प्रतिनिधि और जो है वहाँ का दबंग किस्म का जो है व्यक्ति है, वो उसके द्वारा जो है वो ज़मीन को, रोड को जो है एकदम काट दिया है, जिसके चलते हम लोग जो है कल ही जो है आए थे माननीय उपायुक्त महोदय के पास, लेकिन हम लोग किसी कारण से जो है लेट हो गए। हम लोग उससे पहले हम लोग गए थे बिलियापुर अंचल और कार्यालय सीओ को हम लोग जो है ज्ञापन दिए, पब्लिक पिटीशन दिए और एसडीओ को दिए, थाना प्रभारी को दिए। और परेशानी क्या है? परेशानी ये है, देखिए हम लोग कॉलोनी में हम लोग का आबादी बसा हुआ है और बाल बच्चे लोग को स्कूल आना जाना होता है। आज से नहीं, वो बरसों से पहले जो है वो आबादी बसी है और जो है अभी जो वर्तमान में उस सरकारी रास्ता को, आम रास्ता है, उसमें जो है अवरुद्ध किया गया है, जिसके चलते हम लोग को बहुत परेशानी हो। धनबाद जिले में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने प्री बोर्ड परीक्षा को गंभीरता से लागू किया है। डीसी आदित्य रंजन ने जिले के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण कर प्री बोर्ड परीक्षा की व्यवस्थाओं और छात्रों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएसएस बालिका विद्यालय, पीएम श्री राजकीय +2 हाई स्कूल समेत अन्य विद्यालयों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद कर उनकी पढ़ाई की स्थिति जानी और बोर्ड परीक्षा को लेकर उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जिले के 141 विद्यालयों में मैट्रिक और 36 हाई स्कूलों में इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षा के माहौल से परिचित हो सके। डीसी ने कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। निरीक्षण के दौरान विशेष बालिका विद्यालय को 10 कंप्यूटर देने के निर्देश दिए गए और छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। बच्चों का, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि हमारे विद्यालयों के छात्र अच्छा करें, अच्छा प्रदर्शन करें, बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा करें, आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा करें, तो उसी की प्रैक्टिस के रूप में हम लोग अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। सभी 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम पूरे ज़िले में हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि सभी ऑफिसर्स, बीडीओ, सीओ, बीपीओ, जितने भी हमारे कर्मी और ऑफिसर हैं,
हम लोगों ने सभी को सभी विद्यालयों में देख रेख के लिए भेजा है, सहयोग के लिए भेजा है और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सभी विद्यालयों में बहुत ही सिंसियरली, जैसे एक्चुअली में बोर्ड होता है वैसे बोर्ड एग्ज़ाम की तरह परीक्षा हो रही है। सेपरेट क्वेश्चन पेपर, बुकलेट, आंसर बुकलेट सब है। हम लोग जो प्री बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको जिला स्तर पर सम्मानित भी करने का सोच रहे हैं, ताकि आने वाले एक और प्री बोर्ड हम लोग करेंगे, उसके बाद फाइनल बोर्ड होगा, तो उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग इंसेंटिवाइज़ करेंगे। मूल रूप से उद्देश्य यही है कि धनबाद जो है राज्य स्तर में 12वें 14वें नंबर पर रहता है पासिंग परसेंटेज के हिसाब से, टॉपर्स के हिसाब से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए और राज्य में एक अच्छी पहचान बनाए कि धनबाद में जो शिक्षकों का समूह है उनका मेहनत रंग लाएगा। इस बार हमको लग रहा है जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन सेट करने से लेकर कॉपी चेक करने तक। बोकारो के पुलिस दल मैदान में नियुक्त किए गए 101 चौकीदारों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद पारण परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी अजयनाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। वहीं सभी चौकीदारों को पुलिस लाइन में अनुशासन, कर्तव्यबोध, शारीरिक दक्षता और ड्यूटी से जुड़ी अहम जानकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह के दौरान प्रशिक्षकों ने सटीक, अनुशासित और समन्वित परेड का शानदार प्रदर्शन कर अपने प्रशिक्षण की गुणवत्ता का परिचय दिया। इस दौरान डीसी ने कहा कि चौकीदार समाज की सुरक्षा और विश्वास की पहली कड़ी है और नागरिकों की निश्चिंतता के लिए उनका सतर्क और ईमानदारी होना जरूरी है। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि चौकीदार संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना संकलन और प्रशासन पुलिस के बीच समन्वय की अहम कड़ी है। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षकों, पुलिस पदाधिकारियों और सही प्लाटूनों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ग्रामीण पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्राइम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जैसे बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं जो उत्पन्न होने वाली होती हैं उससे पहले उसको भांपना और उसकी जो टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रशासन को, पुलिस को देना ताकि वो बड़ा ना हो सके। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो सदियों से मतलब टेस्ट ऑफ टाइम इसने प्रूव किया है अपने आप को। पारण परेड के द्वारा इसका कार्यक्रम का अंत किया जाने से इनके जीवन में हमेशा जो देशभक्ति की भावना है, आज की जो फीलिंग है, जो अपबिट हो गई है, ये हमेशा इनके साथ रहेगा, ये हमेशा याद करेंगे इसको। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस सेरेमनी के द्वारा हम इनकी ट्रेनिंग के प्रोसेस को समाप्त करें। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम का इन लोगों ने आयोजन। बोकारो में 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के सभी जिलों से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम बोकारो में आयोजित होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मंजूर अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत के लोकतंत्र की मजबूती और संविधान के सर्वोच्च मूल्यों का प्रतीक है। वहीं कार्यक्रम के जरिए अल्पसंख्यक समाज की आवाज को और मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 तारीख को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी के तहत 18 तारीख को बोकारो में अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सेक्टर 1 हंस रेजेंसी होटल में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी और हमारे दिल्ली से राजनीतिक सलाहकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सप्पल साहब और हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य इरफान अंसारी साहब, नेहात शिल्पी जी, मंत्री जी और हमारे जिला के सभी सम्मानित विधायक और सारे वरिष्ठ लोग, हमारे सीएलपी लीडर प्रदीप यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और उस दिन हमारे बोकारो साहेबगंज के मॉडल कॉलेज राजमहल में यूजी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक 17 दिसंबर को सत्र 2023-27 के अंतर्गत एनईपी 2020 के तहत होने वाली आगामी परीक्षा की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्राचार्य केंद्रीय अधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने 20 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह सुचारू, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में परीक्षा की समय सारणी, विषय चयन, अनुशासन और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और कलम के अलावा मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र में लाने पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी गई।
का एक समीक्षा बैठक मॉडल कॉलेज राजमहल में कराई गई, जिसमें कि यूजी सेमेस्टर 3 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2023-27 जो 4 इयर्स का कोर्स है, परीक्षा 20 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें जो मुख्य रूप से जो चेंज किया गया है, जिसमें कि टाइम अब 9 बजे से परीक्षा होगी, तो सभी छात्र को निर्देश दिया गया है कि आप लोग 8:30 बजे तक आप एंट्री कर लेंगे महाविद्यालय में। साथ ही जो सेकेंड सिटिंग की परीक्षा हो वह 1 बजे से है, जो 2 बजे से होने वाला था वो 1 बजे से है। तो आप लोग और विषय का जानकारी सबों को होना चाहिए। जो NEP का जो विषय है दिया गया, मेजर पेपर, माइनर पेपर, बोकारो थर्मल पावर प्लांट की 6 ट्रांसमिशन व्यवस्था को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है। DVC मुख्यालय कोलकाता से आए एडिशनल डायरेक्टर PP शाह ने बोकारो थर्मल प्लांट और एस पॉन्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बीते 4 महीनों से एस पॉन्ड से क्षारीय ट्रांसपोर्टिंग का कार्य पूरी तरह ठप है। उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि एस पॉन्ड पूरी तरह भर चुकी है और यदि जल्द क्षारीय ट्रांसपोर्टिंग शुरू नहीं हुई तो 500 मेगावाट क्षमता वाला बोकारो थर्मल पावर बंद करना पड़ेगा। उन्होंने ठेकेदार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 14 दिनों के भीतर ट्रांसपोर्टिंग कार्य शुरू नहीं किया गया तो निविदा रद्द कर दी जाएगी। प्लांट बंद होने की स्थिति में झारखंड समेत 5 से 6 राज्यों में बिजली संकट गहरा सकता है। 2 कंपनी को DVC ने आईएस इवैक्यूएशन के लिए टेंडर अवार्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, वर्क ऑर्डर अवार्ड किया। दोनों कंपनी अक्टूबर में ऑर्डर अवार्ड हुआ, BG जमा हुआ, अभी तक स्टार्ट नहीं किया काम। यह हमारे लिए बहुत दुखद चीज़ है। और जब तक पॉन्ड की स्थिति जो आज के दिन है तो बहुत दिन हम यूनिट नहीं चला पाएंगे। हम RCR मोड में इमरजेंसी में कर रहे हैं कोशिश। अगर RCR मोड सक्सेस हो गया तो करेंगे, लेकिन जो जनरेशन है वो जरूर हैम्पर करेगा। इसलिए इसके पहले 120 दिन बंद था, लोकल आंदोलन के चलते 120 दिन ऐसी इवैक्यूएशन बंद था। और प्लांट की जो स्थिति है ये देश का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। धनबाद के कुमार दुबी श्रम कल्याण परिषद में एक दर्दनाक हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। जर्जर श्रम नियोजन भवन को तोड़ने के दौरान अचानक छत गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय रशीद अंसारी के रूप में हुई है, जो दलदली मुकुंदडी का बताया जा रहा है। वहीं घायल मजदूर मनोहर कुमार ने बताया कि श्रम नियोजन विभाग के निर्देश पर भवन तोड़ने का काम किया जा रहा था, तभी अचानक छत टूटकर गिर पड़ी। मलबे के नीचे दबने से रशीद की जान चली गई। वहीं सूचना मिलने पर चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर थाने ले गई। घायल मजदूर को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यह हादसा जर्जर भवनों की मरम्मत और तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कैसे हुआ? उसको तोड़ रहे थे छत को, तोड़ते तोड़ते आधा तोड़ दिए थे, आधा बाकी था। उसको तोड़ रहे थे, अचानक बीच में फट करके गिर गया। भारत सरकार के पूर्व विदेश एवं वित्त मंत्री जयंत सिन्हा बुधवार को रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान शहर और जिले से जुड़े अहम जनमुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में विकास नगर फुट ओवरब्रिज के निर्माण को खुशी का बताया और कहा कि इसके लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने रामगढ़ शहर में बढ़ते प्रदूषण की गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि यह आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। DMFT फंड के तहत जन सुविधाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई। पूर्व सांसद ने बस स्टैंड, सामुदायिक भवन और छावनी क्षेत्र को नगर परिषद में शामिल करने जैसे लंबित मुद्दे पर जिला प्रशासन से तेज कार्रवाई की मांग की। विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए अगर किसी से भी मिलना हो तो सबसे बेहतर है कि आप शंकर भाई के पास आएँ तो उनसे सब खबर लें। तो उसी पे चर्चा हम लोगों की हो रही थी। 3-4 विषयों पे खास हम लोगों की बातचीत हुई है। पहली बात तो ये है कि विकास नगर का जो फुट ओवर ब्रिज था वो समाप्त हो गया, उसका काम लगभग, और बड़ी अच्छी बात है। वो बहुत दिनों से हम लोग उसका प्रयास कर रहे थे, तो बड़ी खुशी हुई सुनकर कि विकास नगर का जो फुट ओवर ब्रिज है उसका काम लगभग हो चुका है। और अभी वहाँ राम जी चाचा जी हैं, हम जाकर उनको बधाई देंगे कि ये फुट ओवर ब्रिज का काम हो गया है। दूसरा मामला जिस पे हम लोगों की चर्चा हुई वो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रदूषण आज के समय पूरे क्षेत्र में, खासकर रामगढ़ शहर में चरम सीमा पे है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, शहर जो है लगभग गैस चेम्बर बन गया है। तो इस पे भी कुछ ना कुछ हम लोगों को ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है और देखना है कि इसको हम लोग पोल्यूशन को कैसे रुकवाएं। तो इस पर भी हम लोगों की अच्छी अभी चर्चा हुई। तीसरा जो विषय था जिस पे हम लोगों ने बातचीत की वो यह था
कि डीएमएफटी के द्वारा हम लोगों ने सोचा था कि रामगढ़ में कई सारी हम लोग जन सुविधाएं दें, जैसे स्ट्रीट लाइट हो, पार्क हो, लोगों के रास्ते पर पेविंग वगैरह का काम किया जाए। तो इन सब से भी हम शंकरदा से खबर ले रहे थे कि ये डीएमएफटी का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हजारीबाग पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पांडे गिरोह से जुड़े 7 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चरी थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के जंगल में कुछ अपराधियों हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आलोक राज, सूरज सिंह, लक्ष्मण पासवान, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार और पप्पू पांडे को दबोचा है। तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पांडे गिरोह के लिए काम करने और रंगदारी व धमकी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी सक्रिय अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। साथ एक टीम गठित की गई और छापामारी की गई, जिसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसमें से जो 7 पकड़े गए हैं, 6 का कई सारे कांडों में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास है। ये एक ओम प्रकाश है, जो प्रकाश के नाम से भी चर्चित रहा है और वो विकास तिवारी के गिरोह से भी जुड़ा रहा है। उससे ये लोग सभी संपर्क में हैं और उनके इशारे पर ये काम करते हैं। हजारीबाग स्थित पुराने संग्रहालय परिसर के समक्ष झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरने में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष आंदोलनकारी शामिल हुए। इस दौरान आंदोलनकारियों ने आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की। मोर्चा की प्रमुख मांगों में आंदोलनकारियों के लिए जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करना, चिन्हित आंदोलनकारियों को तत्काल पेंशन की सुविधा देना तथा उन्हें राजकीय मान सम्मान प्रदान करना शामिल है। इसके साथ ही 20 लाख रुपए तक का समूह बीमा और 15 लाख रुपए तक की निकासी की मांग सुविधा देने की मांग उठाई गई। आंदोलनकारियों ने गृह विभाग में लंबित सूचियों को जिले में भेजने, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने और प्रमंडल में विभिन्न प्रखंडों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने की मांग की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड आंदोलनकारी का जो पिलसन है उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हम लोग झारखंड आंदोलन का झारखंड अलग राज्य के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, उसके बाद हम लोग को झारखंड राज्य मिला है। और झारखंड राज्य अलग मिलने पर में भी हम लोग को बहुत विलम्ब हो रहा है कि हम लोग को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। छोटा छोटा बच्चा लोग लेकर के हम लोग आंदोलन में दौड़ते थे, पुलिस से डंडा खाते थे, भूखे प्यासे दौड़ते थे। आज सरकार को हाथ में हम लोग सत्ता दिए झारखंड राज्य अलग करके, लेकिन हमारा सरकार सुन नहीं रहा है। जो जेल गया वो आंदोलनकारी नहीं। अभी मान लीजिए कि हम लोग रोड जाम करते थे, आर्थिक नाकेबंदी करते थे, उस वक्त जो अगल बगल के लोग चाय पिलाता था, पानी पिलाता था, खाने पिलाता, उन लोग भी हमारा सहयोगी हुआ ना। तो ये कहना कि जो जेल गया है वही आंदोलनकारी, वैसा नहीं। झारखंड आंदोलन में, झारखंड अलग राज्य आंदोलन करने में जिनका भी सहयोग है उनको चिन्हित किया। जैसे मैं अपना बताऊं, 3 बार हमारी अरेस्टिंग हुई मेहता जी के साथ, हमको कैंप कार्यालय जिला स्कूल में रखा गया। तो क्या हम आंदोलनकारी नहीं? हम तो जेल में नहीं गए थे। जामताड़ा में साइबर अपराध थाने की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं गठित विशेष टीम ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम कठबरारी से रंगमटिया जाने वाली कच्ची सड़क के समय छापेमारी कर अपराधियों को रंगे हाथों दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में सिराज अंसारी, मोहम्मद इजहार अंसारी, चांद मिर्जा और मोहम्मद बिलाल अंसारी शामिल हैं। इनके पास से 13 सिम कार्ड, 8 मोबाइल फ़ोन, 2 ATM कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार यह गिरोह फर्जी कैशबैक मैसेज भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। 4 आरोपियों को IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया है। खाली जगह था, वहाँ पे 4 साइबर अपराधी साइबर अपराध करते हुए पकड़े गए।
इनके विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 74/25 DNS और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट एवं IT एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 8 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किया गया है। इनका जो है ये अपराध शैली ये कंपेरीफाई ऐप से फ़ोन पे में 2,999 रुपये का कैशबैक का मैसेज भेजते थे तथा ग्राहक को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे, और जैसे ही ग्राहक एक्सेप्ट करते थे ये लोग कंपेरीफाई ऐप में पैसा आ जाता था, उस पैसा से वो लोग गिफ्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के खिलाफ फिर से केस दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीति भावना से काम कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश कर रही है। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने ईडी और CBI जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लिया है और जब भी राजनीतिक जरूरत पड़ती है इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए किया जाता है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने एजेंसियों के दुरुपयोग का सिलसिला नहीं रोका तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। चाहेगा, उनकी छवि को धूमिल करना चाहेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संघर्ष करते आए हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे और जो हमारी एजेंसियां स्वतंत्र थी उसको स्वतंत्र कराने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये वो गुलाम बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसका पर्दाफाश करेंगे। और चढ़ाव जो रिपोर्ट में जो बातें कही है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, बगैर जरूरत के उनके घरों को भेजते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक नेता एक कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा। कैमरा उधर घुमा करके दिखाइए, सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो ये ईडी और CBI को हमारे घरों पर भेजेंगे। रामगढ़ के समरणालय परिसर में बुधवार को आसू छात्र संघ के नेतृत्व में शिक्षा भिक्षा छात्रवृत्ति आंदोलन के तहत व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों छात्रों ने जेल मोड़ से समरणालय तक पदयात्रा निकालते हुए तख्ती और बैनर के साथ शिक्षा के अधिकार की मांग जोर शोर से उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने झारखंड सरकार की उदासीनता के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कई छात्रों ने मुख्यमंत्री और कल्याण मंत्री के प्रति नाराजगी साफ जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन के तहत उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षा भिक्षा के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। बताया जा रहा है कि आंदोलन झारखंड के सभी जिलों में जारी रहेगा और छात्रों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाई जाएगी। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट पे बात करते हैं। बार बार ऑडिट रिपोर्ट पे बात आ रही है और आज सरकार का अगर मंशा होगा ना तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये भविष्य का सवाल है, इस राज्य के मुखिया का सवाल है कि उनका सोच क्या कहता है। आप देखिए पोस्टर लगाने किसने बोला, हर छोटे योजना का पोस्टर लगाने कौन बोला। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि ये सारी योजना कितने लोगों तक पहुंच रही है। इन पे पैसा खर्च करने से अच्छा आप युवाओं को दे दीजिए। राज्य सरकार का बहाना तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अरे अन्य काम भी तो हो रहा है आपके राज्य में, लेकिन आप छात्रों का मुद्दा को एकदम पीछे डाले हुए, क्या ये उचित है? हमेशा से इतिहास बदला है और छात्र को आक्रोशित ना करे सरकार, क्योंकि याद रहे कि छात्र एक बार आक्रोशित होती है तो आपके समीप नेपाल आंदोलन हुआ, आपके समीप JP आंदोलन हुआ, दोनों ने क्या करके दिखाया। और इसी तरीके से अन्य काफी आंदोलन छात्रों ने किया है। झारखंड के छात्रों को ये मौका ना दे आक्रोशित। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।